अस्सलामुअलैकुम बच्चों। हाजिर हूं मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th जिसका नाम है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बच्चों, अगर मैं इस चैप्टर के पेज 1 से पढ़ाऊं तो बड़ी कंफ्यूजन सी मच जाती है और बहुत ज्यादा एग्जांपल्स देनी पड़ती। यानी हर टॉपिक में, हर हेडिंग में हमें कोई ना कोई एग्जांपल देनी पड़ती। तो क्यों ना हम अपनी बुक में जो एग्जांपल दी गई है उसी एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए हम इस चैप्टर को पूरी तरह पढ़ लें। ठीक है बेटा? तो मेरा जरा स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट होगा। चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर बताऊंगा तो मुझे उसकी एग्जांपल देनी पड़ेगी। अगर मैं आपको हाइपोथेसिस बताऊंगा मुझे उसकी एग्जांपल देनी पड़ेगी। तो मुख्तलिफ टॉपिक्स, मुख्तलिफ हेडिंग्स के साथ साथ मुझे अलग अलग एग्जांपल देने से बेहतर है कि मैं स्टार्ट ही एक एग्जांपल से करूं जो कि ऑथेंटिक एग्जांपल है और वो भी हमारी किताब के अंदर से है। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले मैं अपने बच्चों को मलेरिया की एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा, जो कि आपकी किताब में तकरीबन चैप्टर नंबर 2 में कुछ 2 पेजेस के बाद इसकी इसकी एग्जाम्पल आती है। तो क्यों ना हम एग्जाम्पल के जरिए पूरे चैप्टर को पढ़ लें। ठीक है बेटा? तो इट विल बी अ स्मार्ट टेक्निक और आपको इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद रखता हूं कि आपको ये याद रहेगा सारी जिंदगी, चाहे आगे चलकर बायोलॉजी रखो या ना रखो, लेकिन आपको ये सारी जिंदगी इंशाल्लाह ताला याद रहेगा। लो बच्चों, जिक्र मैं कर रहा हूं एक बीमारी मलेरिया का। जिस तरह आजकल कोविड-19 आई हुई है, तो इसी तरीके से मलेरिया एक बीमारी थी जिसका शुरू शुरू में कोई इलाज नहीं था। और कोई 200-300 साल इसने सख्त परेशानी दी पूरी पूरी दुनिया को और ढेर सारी डेथ्स की वजह बनती थी। क्या? मलेरिया। तो बेटा, ऐसी प्रॉब्लम प्रॉब्लम किसे कहते हैं? कोई भी ऐसा इशू जिसका सलूशन ना हो। अभी आजकल कोविड-19 हमारे लिए एक प्रॉब्लम बनी हुई है और वो भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि ये जानदारों के लिए प्रॉब्लम बनी हुई है कि जिसका अभी तक सलूशन कोई सामने नहीं आ रहा। तो मलेरिया भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स जिसका अभी तक हमें कोई सोल्यूशन ना मिला हो, तो जिसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, जिसका हल नहीं मिल रहा, दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो जनाब, मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी किसी जमाने में। तो आइए देखते हैं बुक में क्या लाइंस लिखी हैं। तो बुक में थी, अच्छा आपने लेक्चर में पार्ट्स को फॉलो करना है। ठीक है बेटा? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इंशाल्लाह इसके जितने भी पार्ट्स बनेंगे, जैसे ही वो पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे इसकी प्ले लिस्ट पर लिख दिया जाएगा कि चैप्टर नंबर 2 कंप्लीटेड है। ठीक है? खैर जनाब, पॉइंट नंबर 1, वी नो कि मलेरिया इज अ कॉमन डिजीज इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो ये आज के जमाने की बात हो रही है कि मलेरिया एक कॉमन डिजीज है डिफरेंट कंट्रीज में, ठीक, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी मलेरिया एक जानी मानी बीमारी है। तो ये कॉमन डिजीज है, ठीक। लेकिन आज अगर कोई आकर बताए कि भाई मुझे मलेरिया हो गया है, तो उसको बड़ा लाइट लिया जाता है क्योंकि बेशुमार अद्वियात मौजूद हैं मलेरिया के क्योर के लिए। वी विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज। हम इस डिजीज की हिस्ट्री पढ़ेंगे ताकि हम जान सकें कि इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया गया। अब देखें, अब चूंकि हम एग्जाम्पल से पढ़ना शुरू किया है तो अब मजा आएगा कि आपको मैं जो हूं अब वो टर्म्स बताऊंगा जिससे ये चैप्टर्स की स्टार्टिंग हो रही। तो जनाब, मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। एक जमाने में इसका कोई हल नहीं था पता लग रहा, लेकिन इसको बायोलॉजी ने सॉल्व किया। तो वो कह रहा है हाउ बायोलॉजी सॉल्व्ड इट। तो बेटा, वो मेथड जिससे किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए उसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? बायोलॉजिकल मेथड। सो बायोलॉजिकल मेथड के जरिए एक खास तरीका कार है जिसके जरिए हम किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब वो दो प्रॉब्लम्स थी मलेरिया को लेकर, दो प्रॉब्लम्स थी कि नंबर 1 मलेरिया की कॉज क्या है,
यानी कि मलेरिया किस वजह से होता है? मलेरिया किसी बैक्टीरिया की वजह से है, किसी वायरस की वजह से है, किसी पैरासाइट की वजह से है? तो सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना था कि इसकी कॉज क्या है। तो कॉज के बारे में हम नहीं थे जानते कि मलेरिया किस वजह से होता है। तो उसकी कॉज प्रॉब्लम नंबर 1 थी। और प्रॉब्लम नंबर 2 ये थी कि मलेरिया फैलता किस तरह है, एक शख्स से दूसरे शख्स मलेरिया किस तरह ट्रांसमिट होता है, मलेरिया किस तरह ट्रांसमिट होता है। तो अब हमने ये 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी है। नंबर 1 कि मलेरिया की कॉज क्या है, और नंबर 2 मलेरिया की ट्रांसमिशन कैसे होती है। ट्रांसमिशन से मुराद मलेरिया एक शख्स से दूसरे शख्स ट्रांसमिट कैसे होता है। ठीक है बेटा, तो आइए जरा हिस्ट्री जान लें कि मलेरिया की हिस्ट्री क्या थी। आइए जरा वो जान लेते हैं। तो पॉइंट 1, इन एंशियंट टाइम्स, बेटा एंशियंट टाइम्स बहुत पुराना दौर, तो इंतहाई पुराने दौर की मैं बात कर रहा हूं, और ये है 2000 years ago, आज से कोई 2000 साल पहले की बात हो रही है बच्चों। 2000 साल पहले फिजिशियंस जो कि मेडिकल डॉक्टर्स थे, जो मेडिसिन वगैरह देते थे लोगों को, वो फिजिशियंस दे वर फेमिलियर विद मलेरिया। वो मलेरिया से फेमिलियर थे, मलेरिया के बारे में जानते थे। और उन्होंने, जो हिस्टोरियंस ने किताबों में जो चीजें लिखी हैं, वो कहते थे कि फिजिशियंस ने इस बीमारी को यूं डिस्क्राइब किया, दे डिस्क्राइब्ड दिस बीमारी एज अ डिजीज ऑफ चिल्स। चिल्स मतलब सर्दी लगना, ठीक ठाक सर्दी लगना, एंड सर्दी के बाद फीवर हो जाना, दैट इज बुखार हो जाना। चिल्स एंड फीवर्स की बीमारी, वो इसको चिल्स और फीवर्स की बीमारी से तशबीह देते थे कि इस बीमारी में चिल्स होती हैं, दैट इज सर्दी लगती है, उसके बाद फीवर हो जाता है, फिर इंसान थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाता है, फीवर उतर जाता है, और फिर रिकरिंग अटैक्स होते हैं। रिकरिंग अटैक्स से मुराद बार बार होना, रिकरिंग अटैक से मुराद बार बार होना। तो बार बार सर्दी लगती, बार बार बुखार होता है, फिर बार बार ये बुखार ठीक हो जाता है, पसीने आते हैं, इंसान ठीक हो जाता है, और फिर दोबारा वही हालात दोबारा हो जाते हैं। बार बार अटैक्स होते हैं चिल्स और फीवर्स के। दे ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, इन लोगों ने ये भी ऑब्जर्व किया, फिजिशियंस ने, that the disease was more common among the people living in low। बेटा यहां लो से मुराद है नशेबी इलाके। नशेबी से मुराद जो थोड़े से डूंगे इलाके हों, डूंगे से मुराद के आम इलाके ऊंचे हों, और जब उस ऊंचे इलाके से इन इलाके में जाएं तो आपको कोई घाटी उतरनी पड़े, मतलब कि थोड़ा सा ये थोड़ा सा नीचे करके वाक़े हो। तो ऐसे इलाका जात जो दूसरे इलाकों के निस्बत थोड़े से उनकी जमीन जो है थोड़ी सी नीची है, लो इलाके हैं, तो वहां लो इलाकों में क्या होता है कि बेटा इर्द गिर्द इलाकों में जब बारिश होती है तो सारा पानी बहकर उस लो इलाके में आ जाता है। ठीक उस नशेबी इलाके में सारे का सारा पानी, इर्द गिर्द का पानी आकर जमा हो जाता है, फिर वहां वो पानी आहिस्ता आहिस्ता गटर का पानी बनता जाता है, फिर वहां आहिस्ता आहिस्ता यानी ऑर्गेनिक मटेरियल की डिके होनी शुरू हो जाती है अंदर, और फिर ऐसे एरिया को मार्शी एरिया, दैट इज दलदली इलाका बोल देते हैं। ऐसे एरिया को क्या बोल देते बेटा? दलदली इलाका, जहां हर वक्त पानी खड़ा रहे और वो पानी ने बांस मारी हो, मतलब जिस तरह गंदे नाले का जो पानी होता है वो वाले हालात हो जाए। ठीक जी। तो इट वाज थॉट, और ये सोचा जाता था कि स्टैग्नेंट वाटर, ये जो खड़ा हुआ पानी है किसका? दलदल का, मार्शेस का, ये जो गंदा पानी है, गंदे नाले जैसा पानी, इसके अंदर से उठने वाली जो गैसें हैं, शायद इस पानी ने पॉइजन कर दिया है हवा को। इस गंदे पानी से उठने वाली गैस ने शायद पॉल्यूट कर दिया है हवा को, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रीदिंग इन दिस बैड एयर, और इस गंदी हवा में सांस लेने से पीपल गॉट मलेरिया, इंसानों को मलेरिया हो जाता है। तो इंसान को या लोगों को मलेरिया कब होता है
कि जब वो लो मार्शी एरियाज में रह रहे हों और फिर उन लो मार्शी एरियाज के स्टैग्नेंट वाटर से उठने वाली गंदी गैसों ने हवा को पॉल्यूट कर दिया हो, पॉइजन कर दिया हो, और फिर इस पॉइजन्ड एयर में सांस लेने से लोगों को मलेरिया हो रहा है। ऐसा वो लोग सोचते थे बेटा, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा सोचते थे, हालांकि ऐसा हकीकत में कुछ नहीं। तो सुनिए, लेकिन ऐसा जान और मान लेने से, लोगों ने ऐसा जान लिया, लोगों ने ऐसा मान लिया, तो इट लेड टू द नेम ऑफ दिस डिजीज। अब इस चिल्स और फीवर्स और रिकरिंग अटैक्स वाली डिजीज का नाम रखा गया दो इटालियन वर्ड से। तो जो पहला इटालियन वर्ड था वो था माला। माला मीन्स बैड, एंड आरिया, एंड व्हाट? आरिया। तो आरिया मीन्स एयर। तो लोगों ने इसका नाम रख दिया मलारिया, दैट इज द डिजीज कॉज्ड बाय बैड एयर, that bad air which is found in low marshy areas due to the stagnant water of the marshes, and that stagnant water of the marshes has poisoned the air. As a result, breathing in that bad air, one can get malaria. इसी मेरा बच्चा, अब बच्चों इसको टेस्ट करने के लिए कि क्या ऐसा है भी या नहीं, for the clarification of this observation, some volunteers, कुछ रजाकारों ने, volunteer से मुराद रजाकार, रजाकार कौन होते हैं बेटा? जो अब दूसरों की जिंदगी बचाने की खातिर अपनी जिंदगी को खतरे में डाल सकें। ठीक, तो कुछ वॉलंटियर्स ने ये सच साबित करने के लिए कि क्या वाकई मलेरिया मार्शी प्लेसेस में मौजूद स्टैग्नेंट वाटर से फैलता है, तो दे ड्रैंक दैट स्टैग्नेंट वाटर फ्रॉम दोज मार्शेस। उन्होंने उन मार्शेस, उन दलदलों से, उस दलदल से स्टैग्नेंट वाटर को पी लिया, लेकिन उनको उस पानी को पीने से कोई मलेरिया नहीं हुआ बेटा। दे डिड नॉट डेवलप एनी मलेरिया, तो उन्हें कोई मलेरिया ना हुआ। गॉट इट? तो ये बात तो गलत साबित हो गई कि जनाब गंदी हवा जो है वो मलेरिया करती है, ये बात गलत साबित होगी, बिकॉज दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया। डन? तो अब ये अपनी अहमियत खो गई। अब हमारी किताब में जिक्र हुआ है मेडिसिन का। तो मेरे बच्चों, उन दिनों, दैट इज आज से ये सॉरी इन दी 17th सेंचुरी, 17वीं सदी, 17वीं सदी से मुराद 1601, 1602, 1600s के दौर में, 17th सेंचुरी में नया वर्ल्ड अमेरिका डिस्कवर हुआ बेटा। अमेरिका डिस्कवर हुआ इन द 17th सेंचुरी, और अमेरिका में पता लगा कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मेरे बच्चों, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनसे हम मेडिसिन हासिल कर सकते हैं। तो मैनी प्लांट्स फ्रॉम अमेरिका वर सेंट बैक टू द यूरोप। तो अमेरिका से बहुत सारे प्लांट्स को यूरोप भेजा गया टू बी यूज्ड एज मेडिसिन, टू बी यूज्ड एज मेडिसिन। ठीक, तो मेरे बच्चों, अमेरिका में ही एक दरख्त था जिसका नाम था क्वीना क्वीना, या कीना कीना कह लें, क्यों यू को साइलेंट कर लें तो कीना कीना हो जाएगा, और अगर यू के साथ बोलना है तो क्वीना क्वीना। एक दरख्त था, उस दरख्त की जो छाल थी, दैट इज बार्क, उस दरख्त की जो छाल थी, दैट इज बार्क, द बार्क ऑफ द ट्री नोन एज कीना कीना was very suitable for curing fevers. तो मेरे बच्चों, 17th सेंचुरी में एक दरख्त था कीना कीना, उसकी बार्क बुखार के इलाज के लिए इस्तेमाल होती थी। उसकी बार्क की टी बनाकर ना, उसको उबाल कर उस बार्क को, तो उसका पानी पीने से लोगों को उनके बुखार ठीक हो जाया करते थे। The bark of the tree known as कीना कीना was very suitable for curing fevers.
इट वॉज सो बेनिफिशियल, ये इतनी काम की दवाई थी कीना कीना की बार्क, कि आपको पता है जो चीज काम की हो जाए तो वो फिर उसको लोग इतना इस्तेमाल करते हैं कि वो बाजार में शॉर्ट हो जाती। That soon it was impossible to carry enough bark to Europe। तो अमेरिका से कीना कीना की बार्क भेजी जा रही थी यूरोप में, तो इसकी डिमांड इतनी बढ़ गई क्योंकि इतनी इफेक्टिव ड्रग थी कि ये शॉर्ट हो गई और पता लगा कि इनफ बार्क अब यूरोप नहीं जा सकती, इसकी शॉर्टेज हो गई। तो बच्चों इस चीज का फायदा उठाते हुए सम डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स, कुछ बेईमान ताजरों ने कीना कीना की इस बार्क को सब्स्टिट्यूट कर दिया, कीना कीना की इस बार्क को सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट से मुराद के कीना कीना की जगह किसी और चीज को पैक करके भेज देना। तो जी हाँ, उन्होंने कीना कीना की बार्क की जगह बार्क ऑफ अनदर ट्री पैक करनी शुरू कर दी, और उस ट्री का नाम था सिंकोना। उस ट्री का नाम क्या था बेटा? सिंकोना। तो पता लगा कीना कीना की जगह उन्होंने सिंकोना ट्री की बार्क पैक करके तो भेजनी शुरू कर दी। तो रिमेंबर दैट कि ये सिंकोना इट वाज क्लोजली रिजेंबल्ड कीना कीना। तो ये कीना कीना के बड़ा क्लोजली रिजेंबल्ड ट्री था, कीना कीना का बहुत क्लोजली रिजेंबल्ड ट्री था। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? So some dishonest merchants began to substitute the bark of the another tree, that is cinchona, which was closely resembled to कीना कीना। बच्चों ये बेईमानी उनकी रंग ले आई। ओ गॉड, लोगों ने कह दिया कि आजकल माल बहुत अच्छा आ रहा है जी, पिछले माल से ज्यादा काम कर रहा है। तो जब लोगों ने, उन डिसऑनेस्ट मर्चेंट्स ने जब देखा कि अब कीना कीना बाजार में आ गया है तो कीना कीना की शॉर्टेज खत्म होगी, जब उन्होंने कीना कीना की बार्क वापस भेजनी शुरू की लोगों को, तो लोगों ने कहा भाई ये वाली बार्क काम नहीं कर रही, पिछले दिनों जो आप भेज रहे थे ना वो काम कर रही थी। तो वो उन दिनों वो भेज रहे थे किसकी? सिंकोना की बार्क। तो पता लगा उनकी डिसऑनेस्टी प्रूव्ड मच वैल्यूएबल फॉर द मैनकाइंड। तो पता लगा सिंकोना की बार्क और ज्यादा इफेक्टिव रेमेडी है कीना कीना के मुकाबले में भी। तो पता यह लगा कि सिंकोना बार्क वाज फाउंड टू बी एन एक्सीलेंट, बेहतरीन, एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। आज हम जानते हैं, आज हमने पता किया है कि सिंकोना बार्क में ऐसा कौन सा कोई केमिकल है। तो पता लगा, वी नो दैट द रीजन दैट सिंकोना बार्क कंटेन्स, सिंकोना बार्क क्या कंटेन करती जी? कुनीन। उस केमिकल का नेम बोले? कुनीन, क्यूइनी या फिर किनीन। ठीक है बेटा, तो उस केमिकल का नेम क्या था? कुनीन या किनीन। And that is effective in treating the disease. That is effective in treating the disease. Largely at that time, उस वक्त physicians treated malaria with cinchona. तो अब सिंकोना की बार्क से फिजिशियंस ने, डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट करनी शुरू कर दी, लेकिन अभी तक कॉज ऑफ मलेरिया स्टिल एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है जनाब? कॉज ऑफ मलेरिया फिलहाल जो हम देखना चाह रहे हैं। अब कॉज पर कुछ काम होना शुरू हो गया बेटा, कॉज पर कुछ काम होना शुरू हो गया। बार बार मैं आपको ये याद करवा रहा हूं कि हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी मलेरिया, अब हम उन्हें उसको किस तरह बायोलॉजिकल मेथड से सॉल्व किया। कॉज के बारे में काम यह हुआ कि कुछ 200 इयर्स लेटर जब सिंकोना से ट्रीटमेंट होनी शुरू हो गई, उसके 17th सेंचुरी से 200 साल बाद it was found that some diseases were caused by tiny living organisms। तो ये 19th सेंचुरी में ये बात सामने आई, 1800s में ये बात सामने आई, 19th सेंचुरी में, कि 200 साल बाद, तो 17th सेंचुरी के 200 साल बाद कितने बनेंगे? 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में ये बात सामने आई कि कुछ डिजीजेस ऐसी होती हैं जिनका कॉज कुछ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई।
जो हम आम आंख से नहीं देख सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। तो 200 later years after, it was found that some diseases are caused by tiny living creatures. After this discovery, it also became a belief. तो अब ये भी लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि शायद मलेरिया भी, 2 का मतलब भी, might be caused by some microorganism. मलेरिया भी किसी उसकी भी वजह कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इन 1878 एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, फ्रेंच की आर्मी का डॉक्टर था, फ्रांस की आर्मी का डॉक्टर था, फ्रेंच आर्मी फिजिशियन, जिसका नेम लेवरैन था। जिसका नेम क्या था बच्चों? लेवरैन। उसने इस बात पर रिसर्च करनी शुरू कर दी कि कॉज ऑफ मलेरिया क्या है। तो 1878 फ्रेंच आर्मी फिजिशियन ने जब रिसर्च शुरू की तो पता लगा, उसने छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट्स ऑफ ब्लड लिए मलेरियल पेशेंट्स के, और उन मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को उसने एग्जामिन किया माइक्रोस्कोप में। जब वो माइक्रोस्कोप में मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड देख रहा था, तो बच्चों जब वो मलेरियल पेशेंट्स का ब्लड देख रहा था, तो नतीजा, he noticed tiny living creatures. उसने इन मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में टाइनी लिविंग क्रीचर्स को नोट किया, और नोट करके उसने दुनिया को बचाना भी चाहा। उसने ये बताया लोगों को कि भाई साहब, मैंने मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड में टाइनी लिविंग क्रीचर्स देखे हैं जो कि आम लोगों में, दैट इज सेहतमंद लोगों में नहीं है। तो जनाब, हिज डिस्कवरी वाज नॉट बिलीव्ड बाय अदर साइंटिस्ट। उस बेचारे की डिस्कवरी को दूसरे साइंटिस्ट ने बिलीव ना किया। बच्चों, लेवरैन के 1878 के कुछ 2 साल बाद, दैट इज 1880 में, 2 साल बाद एक और फिजिशियन ने सेम क्रीचर्स देखे ब्लड ऑफ अनदर मलेरियल पेशेंट के अंदर। ब्लड ऑफ अनदर मलेरियल पेशेंट के अंदर उसने सेम क्रीचर्स देखे जी 2 साल बाद। और फिर इस बात को, मतलब इस फिजिशियन के, यानी 1880 के 3 साल बाद, दैट इज 1885 में, नहीं सॉरी 1883 में, 3 साल बाद ऑफ द सेकेंड डिस्कवरी, the same creatures were observed for the third time. और अब तस्दीक पे तस्दीक हो रही थी कि वाकई there is a tiny creature which is the वजह of malaria, which is the cause of malaria. और वहां फिर इस टाइनी ऑर्गेनिज्म का नाम रख दिया गया प्लाज्मोडियम। यहां मेरे बच्चों, अब वो जितना हमने जानना था इस बीमारी के बारे में वो हमने जान लिया है। अब हमें ये भी पता लग गया है कि दिस इज अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और अब हम पार्ट 2 में देखेंगे कि किस तरह बायोलॉजिकल मेथड लगाकर हम किसी भी प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे आज का ये पार्ट 1 में मैंने आपको बताया है कि मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। इसको हिस्ट्री में लोग किस तरह जानते थे, इसका नाम मलारिया यानी कि मलेरिया कैसे पड़ा, फिर 17वीं सेंचुरी में इसका इलाज कैसे होता था, और उसके बाद 1878 में इसका कॉज कैसे मंजरे आम पर आया, किसने पकड़ा और किस तरह तस्दीक इसकी हुई, और आखिर में इसका नाम प्लाज्मोडियम किस तरह पड़ा। ठीक मेरे बच्चों, अब मेरा बेटा इंशाल्लाह ताला इससे आगे मिलते हैं पार्ट 2 में। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, और आपको लगता है कि यहाँ पर हम लाइन टू लाइन अपनी बुक्स की अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और हाँ, अगर आप कोई भी वीडियो मेरी देखते हैं उसको लाइक जरूर किया करें, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे बच्चे इन वीडियोस से मुस्तफीद हो रहे हैं, और मैं मजीद वीडियोस बनाकर आपका पूरा कोर्स इसी तरह ही
मैं आपको YouTube पर अपने इस चैनल के जरिए पूरे कोर्स की मैं सारी की सारी वीडियोस अपलोड करूं। आप जितना इसको सब्सक्राइब करोगे, आप जितना इसको लाइक करोगे, आप जितना इसको शेयर करोगे बेटा, उतना मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं अपने बच्चों के लिए बेहतरीन वीडियोस इसी तरह की बना बनाकर सेंड करूंगा। ठीक है जी। इसी के साथ ही सर अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह पाक आप लोगों की हिफाजत फरमाए। शुक्रिया।